नमस्कार साथियों, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर शो। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मई मंथ के सेकंड वीक के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो कि आगामी एग्जामिनेशन के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों में कई एग्ज़ाम होने वाले हैं, कई एग्ज़ाम संपन्न होने वाले हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी और भी कई सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। लेकिन इस अवसर का फ़ायदा वही लोग उठा पाएंगे जो इस समय अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत हो रहे होंगे। काफ़ी तेज़ गर्मी होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य पर बने रहना, अपने लक्ष्य पर तालमेल बिठाकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना ही वो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम औरों से लीड लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो निरंतर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए हमें सभी चीज़ों को साथ लेके चलना है, सारे विषयों पर ध्यान देते चलना है ताकि हम और लोगों से लीड ले सकें और मैक्सिमम स्कोर करके अपने टारगेट को अचीव कर सकें। तो आइए बिना देर किए हम लोग चलते हैं आज के सेशन में। आज हम लोग क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे जो मई मंथ के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 के विनर का नाम अनाउंस किया गया है। इसका एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये अवार्ड माना जाता है। हु वॉन द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 का विजेता कौन है? हाराकी मुराकामी, यांग शुआंगजी, हांगकांग या गीतांजलि श्री। तो आप सभी लोगों ने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। जिन्होंने न्यूज़ पढ़ रखी है उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा, जिनको आइडिया नहीं है वो नोट करते चलें। तो यहाँ पर सही आंसर होगा यांग शुआंगजी, जो कि इस बार के विजेता हैं। जैसा हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो होता है इसमें ट्रांसलेटर को भी अवार्ड दिया जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। विच बुक वॉन द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़? किस पुस्तक के लिए, किस नॉवेल के लिए उनको ये अवार्ड मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर टॉम ऑफ सेंड, द वेजिटेरियन, ताइवान ट्रैवलॉग या हेवन। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका उत्तर होगा ताइवान ट्रैवलॉग। ताइवान ट्रैवलॉग को ये अवार्ड दिया गया है। ये एक उपन्यास है ताइवान ट्रैवलॉग। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ताइवान ट्रैवलॉग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी न्यूज़ से जुड़ा हुआ सवाल है। क्वेश्चन इस तरीके से देखिए घुमा के पूछ सकता है, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करके भी एग्जामिनर पूछ सकता है। क्वेश्चन में मेंशन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ वाज अवॉर्डेड ताइवान ट्रैवलॉग। आजकल क्या है, कई बार एग्जाम में वो इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होती हैं वो क्वेश्चन में लिख दी जाती हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो बुक ट्रांसलेट की गई है लिंकिंग के द्वारा, ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? जापानी, कोरियाई, मैंडरिन या थाई। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इस बार के अवार्ड में, इस बार के इंटरनेशनल बुकर अवार्ड में पहली बार जो है मैंडरिन यानी चाइनीज लैंग्वेज को ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ट्रांसलेटर का नाम है लिंकिंग और बुक का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग। तो आंसर होगा यहाँ पर मंदरिन या मैंडरिन, जो कि चाइनीज लैंग्वेज है और पहली बार ये चाइनीज लैंग्वेज के लिए अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हु ट्रांसलेटेड द बुक ताइवान ट्रैवलॉग विच वॉन द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। यहाँ पर ट्रांसलेटर का नाम पूछ रहा है, जैसा हम लोगों ने देखा प्रीवियस स्लाइड में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिंकिंग। लिंकिंग जो है इसका सही उत्तर होगा, जो इस नॉवेल की ट्रांसलेटर हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ये अवार्ड जो है ये 50,000 पाउंड का पुरस्कार है, जो कि ट्रांसलेटर और ऑथर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 50,000 पाउंड या 25,000 पाउंड ऑथर को और ट्रांसलेटर को दिया जाता है। चलिए पिछले हफ्ते हमने देखा, पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले एक न्यूज़ आपने पढ़ी होगी कि देश के नए सीडीएस का नाम आ गया है। देश के नए सीडीएस एक महत्वपूर्ण पद, चीफ डिफेंस स्टाफ का पद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस तरह के सवाल महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि हु इज़ द नेक्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तो यहाँ पर आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा। एन.एस. राजा जो हैं, एन.एस. राजा सुब्रमणी, ये हैं अगले नए सीडीएस जो कि 30 मई से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो आपको नाम इनको याद रखना है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये किनकी जगह लेंगे, इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। तो अनिल चौहान जो हैं, अनिल चौहान
ये वर्तमान में सीडीएस हैं जो कि 30 तारीख को रिटायर होंगे और इन्हीं की जगह नए सीडीएस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। एग्ज़ाम में कौन नया अपॉइंट किया गया है और किसकी जगह बना है, दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों ही फैक्ट हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं। एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि ये जो नए सीडीएस होंगे ये तीसरे होंगे, थर्ड सीडीएस होंगे और सेकंड नंबर पे अनिल चौहान जो बने थे और फर्स्ट पर जनरल बिपिन रावत जो देश के पहले सीडीएस थे जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अनिल चौहान को सेकंड सीडीएस के पद पर अपॉइंट किया गया और उसके बाद तीसरे चीफ डिफेंस स्टाफ बनने जा रहे हैं एनएस राजा सुब्रमणी। ये हमें ध्यान रखना है। उसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देश के नए नौसेना अध्यक्ष का भी अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए कि देश के नए नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो नए नौसेना अध्यक्ष कृष्णा स्वामीनाथन को अपॉइंट किया गया है नौसेना अध्यक्ष के रूप में, जो वर्तमान में वाइस एडमिरल हैं, उपाध्यक्ष हैं और ये नौसेना के चीफ बनेंगे इसी महीने के लास्ट में 30 तारीख से। नाम याद रखना है कृष्णा स्वामीनाथन। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसकी जगह बनेंगे तो ये दिनेश त्रिपाठी जो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं उनकी जगह नए देश के नए नौसेना चीफ बनाए जाएंगे। एयर मार्शल एयरफोर्स के जो चीफ हैं, हालांकि ये चेंज नहीं हुए हैं लेकिन हमें नाम याद रखना है कि वायुसेना के जो चीफ हैं वो हैं चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और थल सेना अध्यक्ष के का भी नाम हमें ध्यान रखना है जिनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के ऊपर सीडीएस का पद होता है। सीडीएस का मेन काम होता है तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करना, तीनों सेनाओं में तालमेल बना रहे और किसी भी युद्ध को हम आसानी से जीत सकें, इसलिए तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए सीडीएस का पद जो है बनाया गया है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई। अभी हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक डेटा जारी किया गया जहां पर पब्लिक सेक्टर बैंकों का ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया है, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, खास तौर पे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट कितना रहा है। तो ये है 1.98 लाख करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है सभी सरकारी बैंकों की अगर बात की जाए। तो ये डेटा भी हमें ध्यान रखना है, कई बार डेटा से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। और यही नहीं, यहाँ पर हम देखिए बैंकों का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उनके एनपीएस कितने कम हुए हैं। एनपीएस मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जितना बैंक का एनपीए कम होता जाएगा उतना बैंक के प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती जाएगी और ये वाइस वर्सा भी है। अगर एनपीए बढ़ता जाएगा तो बैंकों का प्रॉफिट घटता जाएगा। एनपीए वो एसेट्स होते हैं जो बैंक को रिकवर नहीं हो पाते हैं या फिर वो ऐसे लोन होते हैं जो बैंक को टाइमली रिकवर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर भी एनपीए के अंदर काफ़ी कमी देखी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस न्यूज़ के अंदर 1.93% जो है नेट एनपीए जो है ये घटकर हो गया है 0.39%। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नेट एनपीए में भी काफ़ी गिरावट आई है, जिससे बैंकों के प्रॉफिट को यहाँ इंक्रीज़ किया गया। 1.98 लाख करोड़ का पीएसबी का प्रॉफिट है जो कि ऑल टाइम हाई है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें ध्यान रखनी है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। एनपीएस में क्या कमी आई है और नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा, ये दोनों ही डेटा बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम के लिए खासकर महत्वपूर्ण होगा। तो ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान से पढ़ लेने हैं, ध्यान से उनको नोट कर लेना है। यहाँ पर देखिए ग्रॉस एनपीए जो है, ग्रॉस एनपीए डिक्लाइन 1.93% नेट एनपीए का डेटा अलग दिया हुआ है और वो है 0.39%। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही डिक्लाइन फेज में हुए हैं, तो दोनों का डेटा हमें ध्यान रखना है। उसके बाद कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई कॉर्पोरेटिव बैंक्स का लाइसेंस कैंसिल करता रहता है। इसकी एक लिस्ट बनाकर आप तैयार करें क्योंकि कई सारे बैंकों के लाइसेंस अभी हाल में रद्द हुए हैं। तो उसमें से एक है सर्वोदय कॉर्पोरेटिव बैंक, मुंबई बेस्ड कॉर्पोरेटिव बैंक है जिसका लाइसेंस अभी रिसेंटली रद्द किया है। इससे पहले आपने देखा होगा पेटीएम पेमेंट बैंक्स का भी लाइसेंस यहाँ पर रिजर्व बैंक ने कैंसिल किया था। तो दोनों ही चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। सर्वोदय कॉर्पोरेटिव बैंक्स, और जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत में, हमारे देश में एक रूल है कि जब भी पब्लिक का पैसा बैंक में डिपॉजिट है तो 5 लाख रुपए तक का इसका बीमा होता है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी DICGC के द्वारा किया जाता है। तो इसी न्यूज़ में ये हेडिंग दी हुई है कि RBI कैंसिल मुंबई सर्वोदय कॉर्पोरेटिव बैंक लाइसेंस
एंड डिपॉजिट इंश्योर अप टू 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट जो है यहाँ पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री फॉर द 2026-27? 26-27 के लिए CII का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? राजीव मेमानी, शाश्वत गोयनका, आर मुकुंदन और या रुचित्रा इला? CII एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो कि भारत में इंडस्ट्री सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है आर मुकुंदन, जो कि टाटा केमिकल के CEO हैं, जिनको 2026 के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट चुना गया है। नाम याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आर मुकुंदन। कि किस कंपनी के CEO हैं ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये टाटा केमिकल के CEO हैं। टाटा केमिकल CEO आर मुकुंदन को CII का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। CII बेसिकली भारत में जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एक रिप्रेजेंट करने की बॉडी है, एक संस्था है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसहाय इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी रिसेंटली आप देखेंगे जितने भी पोर्टल हैं, वेबसाइट हैं या AI प्लेटफॉर्म्स हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं कि सुसहाय अभी हाल में चर्चा में है, तो ये क्या है? बैंकिंग सर्विसेज चैटबॉट है, एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल है, जुडिशल असिस्टेंट चैटबॉट है या डिफेंस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है? अगर आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जुडिशल असिस्टेंट चैटबॉट। जुडिशल असिस्टेंट चैटबॉट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि न्यायिक प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए अभी हाल में ही देश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो कि बहुत चर्चा में भी हैं, आपने देखा होगा जस्टिस सूर्यकांत का एक बयान जो काफ़ी चर्चा में रहा कॉकरोच पार्टी से संबंधित। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं बनते हैं, बट काफ़ी वायरल न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। बट फिलहाल हमें ध्यान रखना है एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल में CGI ने सुसहाय नामक एक AI चैटबॉट शुरू किया है जो कि न्यायिक प्रणाली को और फास्ट बनाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने 1 केस 1 डेटा भी लॉन्च किया है। 2 चीज़ें लॉन्च की हैं। एक तो सुसहाय, ये कि AI चैटबॉट है जो कि न्यायिक प्रणाली को बेहतर बनाएगा, और 1 केस 1 डेटा भी इन्होंने लॉन्च किया है। ये 1 केस 1 डेटा क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझते चलेंगे कि 1 केस 1 डेटा क्या है। तो अंडर द 1 केस 1 डेटा इनिशिएटिव ईच केस विल रिसीव 1 केस 1 डेटा पहल। तो ये किस फॉर्म में होगा, यानी ये जो 1 केस 1 डेटा है ये किस मामले में प्रदान किया जाएगा? प्रिंटेड QR कोड में, डिजिटल सिग्नेचर की फॉर्म में, यूनिक डिजिटल ID में या ब्लॉकचेन सर्टिफिकेट के रूप में? तो ये जो लॉन्च किया गया है 1 केस 1 डेटा, वो यूनिक डिजिटल ID के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जितने भी केस होंगे उनका अपना एक यूनिक डिजिटल ID होगा, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन उसी डिजिटल ID के अंदर क्रिएट की जा सकें। तो एवरी केस विल द असाइन अ सिंगल यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी टू मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स इन 1 प्लेस। सबसे खास बात यहाँ पर क्या है, ऑल रिकॉर्ड इन 1 प्लेस। जब सारे रिकॉर्ड एक जगह पर आ जाएंगे तो उसको एक्सेस करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी को नाम दिया गया है 1 केस 1 डेटा, यानी हर केस की एक डिजिटल ID बनेगी जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पर सेव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप द चैटबॉट सुसहाय? इसको डेवलप किसने किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने, नीति आयोग ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने या TRDO ने? तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर पकड़ सकते हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने इसको डेवलप किया है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आंसर होगा कि सुसहाय जो है ये NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है। इसका मेन मकसद है जुडिशल सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जाए। आप सभी लोग चैटबॉट में कमेंट करके बताएं कि अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा राज्य है जो देश का पहला पेपरलेस जुडिशल सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला स्टेट बना है। तो आप सभी लोग बताएं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जुडिशल सिस्टम को डिजिटाइजेशन बनाने के लिए, ताकि सिस्टम फास्ट हो सके, सिस्टम को आसानी से जो है एक्सेस किया जा सके। इसका ऑब्जेक्टिव है टू कनेक्ट ऑल जुडिशल रिकॉर्ड्स फ्रॉम तालुका कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट थ्रू द इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। मेन पर्पज़ का ये है कि टाइम सेव हो
और न्यायिक प्रणाली जो है वो तेज़ी से जो है लोगों को न्याय दिलवा सके, ये हमें ध्यान रखना है। सुसहाय और दूसरा है वन केस वन डेटा। चलिए, एक न्यूज़ आपने और पढ़ी होगी, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। कुछ क्वेश्चन एग्रीमेंट से बनते हैं, तो आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किस तरह के सवाल बन सकते हैं। चलिए, पहला सवाल बन सकता है कि मई मंथ के अंदर किस संस्था ने एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम देकर पूछ सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है एडीबी, ईसीबी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस तरह के क्वेश्चनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो सही आंसर यहाँ पर होगा ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है इसने एग्रीमेंट साइन किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। आइए देखते हैं ये एग्रीमेंट किस चीज़ का है। पहले हम लोग एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एग्रीमेंट जनरली आपस में कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए म्यूचुअल इंटरेस्ट और सेंट्रल बैंक के जो कार्य प्रणाली होती है उसमें रेगुलर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशंस और पॉलिसी डायलॉग्स के लिए ये बनाया गया, ताकि टेक्निकल रूप से सहयोग मिल सके आरबीआई और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बीच। एक्चुअली ये पहले एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 का, उसी का एक्सटेंशन है जो एग्रीमेंट साइन हुआ है। प्रीवियस एग्रीमेंट 2015 में इस तरह का समझौता हुआ था आरबीआई और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बीच में। बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईसीबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष पूछने का मेन कारण क्या है, क्योंकि ये न्यूज़ में है। जो चीज़ न्यूज़ में है उसके कहीं ना कहीं एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, उर्सुला वॉन डेर लियोन, क्रिस्टिना लेगार्डे, जेनेट येलेन या क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ईसीबी की हेड का नाम बताना है आपको, तो आंसर होगा यहाँ पर क्रिस्टिना लेगार्डे। क्रिस्टिना लेगार्डे जो है यहाँ पर आंसर आप लगाएंगे क्रिस्टिना लेगार्डे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्रीमेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ईसीबी के बीच एग्रीमेंट हुआ था इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो आंसर इज क्रिस्टिना लेगार्डे। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, इसलिए ध्यान से आपको नोट करते चलना है। क्रिस्टिना लेगार्डे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए इसी न्यूज़ को थोड़ा सा क्वेश्चन को डाइवर्ट करके पूछ सकता है। आरबीआई रिसेंटली साइन एग्रीमेंट विद ईसीबी फॉर सेंट्रल बैंकिंग कॉर्पोरेशन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ईसीबी। मतलब यहाँ पर हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है क्योंकि न्यूज़ में है। तो ईसीबी का हेडक्वार्टर क्लर्कल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस, फ्रैंकफर्ट, ब्रुसेल्स या ज्यूरिक। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। जर्मनी में इसका मुख्यालय है, जर्मनी का आंसर टिक होगा। अधिकांश स्टूडेंट जो हैं इसमें ऑप्शन क्लिक करते हैं स्विट्ज़रलैंड और जेनेवा का, बट ऑप्शन में ये नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर इज फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली सेल के नए चेयरमैन और एमडी अपॉइंट हुए हैं। खास तौर पे महारत्ना कंपनी और नवरत्ना कंपनी और महत्वपूर्ण कंपनियों के सीएमडी चेयरमैन का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अमरेंदु प्रकाश, अशोक कुमार पांडा, कृष्णा कुमार सिंह या सोमा मंडल। तो सेल के नए जो एमडी बनाए गए हैं, सीएमडी बनाए गए हैं, इनका नाम है अशोक कुमार पांडा। अशोक कुमार पांडा बन गए हैं सेल के नए चेयरमैन। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि सेल एक महारत्ना कंपनी है। महारत्ना कंपनियों का एक स्टेटस होता है, जो सरकारी कंपनियां प्रोडक्शन में और नेटवर्थ में काफ़ी हाई रेंज में आती हैं, अच्छा प्रोडक्शन करती हैं, सरकार को मुनाफा देती हैं, उनको गवर्नमेंट महारत्ना कैटेगरी में रखती हैं। और इस समय जो महारत्ना कंपनी है उसमें उनकी संख्या है 14 कंपनी इंडिया में ऐसी हैं जो महारत्ना स्टेटस को प्राप्त कर चुकी हैं। और लेटेस्ट कंपनी जो है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 14th नंबर की कंपनी है जो महारत्ना है। तो महारत्ना कंपनी के जितने भी सीएमडी चेयरमैन चेंज होते हैं एग्ज़ाम से 6-7 महीने पहले, उनको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में देखा गया है कि इनके सीएमडी चेयरमैन का नाम पूछा जाता है। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट पूछ सकता है। अशोक कुमार पांडा वॉज अपॉइंटेड सीएमडी, उन्होंने किसकी जगह ली है? अमृतु प्रकाश, कृष्ण कुमार, टीवी नरेंद्रन या सोमा मंडल। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आंसर हो जाएगा कृष्णा कुमार सिंह, जो कि सीईओ के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।
इनकी जगह कृष्ण कुमार सिंह की जगह ये बन जाएंगे नए CMD चेयरमैन। तो ये कृष्ण कुमार सिंह की जगह लेंगे नए CMD चेयरमैन जो अपॉइंट हुए हैं सेल के। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कई बार कुछ बुक्स के नाम एग्जाम में पूछ लेता है जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो एक बुक है द बेंच ऑफ बार एंड द बिजेर द लॉफुल एंड ऑवल। पुस्तकों के लेखक का नाम क्या है, ऑथर का नाम पूछा गया है, अभी हाल में चर्चा में है। तो इस बुक का नाम बताना है आपको। राइटर कौन है इसके? कपिल सिब्बल, तुषार मेहता, हरीश साल्वे या मुकुल रोहतगी। बुक का इनॉग्रेशन जब भी होता है, जब बुक को प्रकाशित किया जाता है, तो कई बार किसी फेमस हस्ती को लाया जाता है, तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा देश के सॉलिसिटर जनरल जिनका नाम है तुषार मेहता। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ के अंदर कि इस बुक का लॉन्च किया जा रहा है, जो कि गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये है हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल, जो कि देश के प्रमुख लीगल ऑफिसर को असिस्ट करते हैं। इनका नाम है तुषार मेहता। तुषार मेहता इस समय है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक ऐसी पोस्ट होती है जो देश के सीनियर मोस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइज़र जो होता है वो अटॉर्नी जनरल को माना जाता है, और अटॉर्नी जनरल को जो असिस्ट करते हैं उनका जो कह सकते हैं असिस्टेंट होते हैं वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो तुषार मेहता की ये बुक है, और तुषार मेहता यहाँ पर आंसर हो जाएगा। द बेंच, द बार एंड द बिजैर, ये बुक के राइटर हैं तुषार मेहता। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी हाल में ही सेबी ने गरुड़ मैकेनिज्म लॉन्च किया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द गरुड़ मैकेनिज्म। इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया गया है AIF को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरुड़ मैकेनिज्म जो है किस क्षेत्र के लिए लाया गया है, प्रपोज किया गया है। पहला ऑप्शन है शेयर ट्रांसफ़र प्रोसेस, ईजी प्रोसेस ऑफ IPO लिस्टिंग, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये लाया गया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए ये लाया गया है, और C आंसर है आपका यहाँ से सही हो जाएगा। AIF एक तरह का एक कलेक्शन होता है, फंड कलेक्शन होता है, जो कि अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। AIF जो है इसके रूल सेबी गवर्न करता है। तो गरुड़ एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को और फास्ट तरीके से लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये गरुड़ ग्रीन चैनल है, जिसको फास्ट करने के लिए ये चैनल लाया गया है ताकि पेपरलेस तरीके से उसको लॉन्च किया जा सके। गरुड़ का यहाँ फुल फॉर्म हमें ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म है ग्रीन चैनल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट। तो गरुड़ GARUDA AIF स्कीम के लॉन्च किया गया है। AIF स्कीम जो है हमें ध्यान रखनी है, इस स्कीम के लॉन्च हो जाने के बाद जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है जिसकी मंजूरी पहले मिलती थी 30 दिन के बाद, अब 30 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा। इस मैकेनिज्म के लॉन्च होने के बाद केवल 10 वर्किंग डेज़ के अंदर परमिशन मिल जाएगी। जो भी कंपनियां AIF के अंदर निवेश करना चाहती हैं उनको 10 दिन के अंदर, ये सवाल भी आ सकता है कितने दिन के अंदर परमिशन मिल जाएगी, तो हमें ध्यान रखना है। कुल मिलाकर आसान भाषा में अगर कहा जाए तो गरुड़ का मतलब है लेस पेपर वर्क, डिले फास्टर अप्रूवल एंड क्विकर फंड रेजिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट फंड, यानी जल्द से जल्द फंड रेज करने का माध्यम रखा जाए, पेपरलेस किया जाए ताकि समय कम से कम लगे। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन पॉइंट हमें ध्यान रखना है 30 दिन से घटकर 10 वर्किंग डेज़ में AIF को परमिशन मिल जाएगी। तो ये सेबी का नया प्लान है। और AIF क्या होता है इसको हम लोगों ने सेपरेट वीडियो में समझा भी है, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि AIF एक तरह का एक इन्वेस्टमेंट पूल होता है, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं उस तरह का ये एक फंड होता है। बट ये फंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बड़े निवेशकों के द्वारा बनाया जाता है, और ये निवेशक जो हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर निवेश करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, AIF प्राइवेटली पूल्ड फंड इन्वेस्टिंग इन एसेट्स अदर देन कन्वेंशनल स्टॉक, बॉन्ड एंड कैश। तो ये परंपरागत मेथड में निवेश ना करके वो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट में पैसा लगाते हैं AIF, जैसे स्टार्टअप हो गया, कोई नया वेंचर हो गया, कोई नई इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के अंदर फंड लगाने वाले AIF फंड के अंदर ये मैकेनिज्म लाया गया है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। एक बात हमें और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि AIF के अंदर एक रूल है कि 1 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर लिमिट होती है सेबी के अकॉर्डिंग।
कि कम से कम इन्वेस्टमेंट जो होगा इसके अंदर वो 1 करोड़ होगा। AIF जनरली इन्वेस्ट इन एसेट्स अदर देन विच कन्वेंशनल ऑप्शंस, ये किस तरह की संपत्ति में पैसा लगाते हैं, स्टॉक, बॉन्ड, नकदी में, गोल्ड, सिल्वर में या केवल रियल एस्टेट के अंदर। इस तरह का सवाल अगर पूछेगा तो ये कन्वेंशनल विकल्प के अलावा अन्य संपत्ति में निवेश करते हैं, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड एंड कैश सेगमेंट के अंदर ही पैसा लगाते हैं। चलिए अगला एक न्यूज़ आपने पढ़ी होगी रिसेंटली, इंडिया यूज़ AI प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम द मनी म्यूल बैंकिंग साइबर फ्रॉड। आजकल साइबर फ्रॉड और डिजिटल फ्रॉड काफ़ी बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं और इसके लिए अभी रिसेंटली कुछ प्रयास किए गए हैं। आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। I4C साइन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन इन मई 2026 स्ट्रेंथन AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन। AI आधारित धोखाधड़ी पहचान को मजबूत बनाने के लिए I4C ने किस संगठन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है NPCI, RBI, इनोवेशन हब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या नीति आयोग। अच्छा सवाल है क्योंकि डिजिटल फ्रॉड वाले क्वेश्चंस को प्रमुखता से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि एक RBI की सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पर I4C और RBIH ने AI आधारित म्यूल अकाउंट को ट्रैक करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। आइए जानते हैं ये I4C होता क्या चीज़ है और ये म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। आइए देखते हैं, दोनों को समझ लेते हैं। देखिए ये न्यूज़ है, यहाँ पर हमें समझना होगा I4C एक तरह का कह सकते हैं एक संगठन है जो कि डिजिटल और फाइनेंशियल फ्रॉड पर कहीं ना कहीं वो लगाम लगाता है। इसका फुल फॉर्म जरूर नोट कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म है I4C। नाम कैसे पढ़ा, देखिए I मतलब इंडियन और यहाँ पर देखिए C 4 टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, जिसका फुल फॉर्म होगा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये गृह मंत्रालय का इनिशिएटिव है जो कि साइबर क्राइम के लिए एक सेंटर बनाया गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में I4C कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये एक तरह का इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था और इसका मेन पर्पज़ है साइबर क्राइम को लेकर एक कंट्री में कोऑर्डिनेशन बनाना ताकि इनको रोका जा सके। और ये कई एजेंसी के साथ मिलकर काम करता है, जैसे कि CBI या फिर IB, इस तरह की संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाकर ये डिजिटल फ्रॉड पर काम करता है ताकि इनको रोका जा सके। RBIH सब्सिडी बॉडी है ना, RBIH जैसा हमने अभी देखा कि RBIH के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडी बॉडी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनोवेशन हब RBI की सब्सिडी बॉडी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि RBI में कितनी सब्सिडी बॉडीज़ हैं यहाँ इस समय प्रेजेंट टाइम में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम वॉज मेंशन इन MOU। किस तरह के साइबर डिटेक्शन सिस्टम का उल्लेख किया गया? साइबर रक्षक AI, फ्रॉड शील्ड AI, म्यूल हंटर AI या सुरक्षा नेट AI। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा म्यूल हंटर AI। म्यूल हंटर, एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि म्यूल हंटर जो होते हैं, म्यूल हंटर AI ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है और ऐसे खातों को ट्रैक करना, उनको पहचानना जो संदिग्ध होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, जहाँ पर डिजिटल अरेस्ट के अमाउंट को डिपॉजिट किया जाता है, तो ऐसे अकाउंट को ट्रैक करने के लिए म्यूल हंटर AI रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया था अभी कुछ साल पहले। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर आंसर होगा म्यूल हंटर AI। तो एग्रीमेंट किया गया है म्यूल हंटर AI और AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को मजबूत बनाने की, ताकि उनको पहचानना आसान हो सके। म्यूल अकाउंट होते क्या है? म्यूल अकाउंट को हंट करने के लिए म्यूल हंटर AI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। म्यूल अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट यूज्ड बाय स्कैमर्स टू रिसीव द मूव इलीगली ऑब्टेन फंड्स, लॉन्ड्रिंग स्टोलन मनी टू हाइड इट्स सोर्स। अपने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को, डिजिटल अरेस्ट के पैसे को छुपाने के लिए वो इस तरह के खातों का इस्तेमाल करते हैं। म्यूल अकाउंट की एक पहचान और भी होती है कि इसका अकाउंट होल्डर कोई और होता है और उसको यूज़ कोई और कर रहा होता है। ऐसे खातों को रिजर्व बैंक म्यूल अकाउंट कहता है, जो कि आज एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। और डिजिटल फ्रॉड में 90% केस में आप देखेंगे इसी तरह के खातों का इस्तेमाल किया जाता है। तो म्यूल अकाउंट इज एन अकाउंट क्रिएटेड बाय वन पर्सन बट ऑपरेट बाय अनदर पर्सन। ये आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि ये म्यूल अकाउंट
किसी व्यक्ति के द्वारा खोले जाते हैं, बट इसको ऑपरेट कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा होता है ताकि वो सरकार के या एजेंसीज़ के गिरफ्त में ना आ पाए। हाउ टू म्यूल अकाउंट ऑपरेट, ये म्यूल अकाउंट काम कैसे करते हैं, ये आप देखेंगे अक्सर जो स्कैमर्स होते हैं वो ऐसे लोगों को अपने झांसे में फंसाते हैं, जैसे कि जॉब सर्च करने पर जॉब का लालच देकर या कोई प्राइज़ मनी अमाउंट जीतने के लिए वो इस तरह का लालच देते हैं, जिससे कि आसानी से वो उनके बातों में आ जाएं। तो म्यूल अकाउंट जनरली मनी ट्रांसफ़र और मनी के लालच में उन लोगों को इसमें रखा जाता है ताकि उन अकाउंट का इस्तेमाल वो कर सकें। तो ये म्यूल अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी आपने देखा कई राज्यों में इलेक्शन थे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं। उन्हीं में से विजय जो कि मुख्यमंत्री बने हैं, आइए देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं, तो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? जोसेफ विजय बिकम द न्यूज़ नंबर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो इस तरह का सवाल ही बन सकता है एग्ज़ाम में, काफ़ी चर्चा में रहे। अभी फ़िलहाल देखेंगे तो न्यूज़ में बने हुए हैं। तो ये 9वें चीफ मिनिस्टर बने हैं तमिलनाडु के। 9th आंसर यहाँ पे हो जाएगा 9th। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय विजय इन फरवरी 2024? इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी 2024 में और जीत हासिल की? डीएमके, एआईडीएमके, तमिलगा डेमोक्रेटिक पार्टी या टीवीके? टीवीके नाम आपको याद रखना है। तमिलगा वेट्टी काजरम, ये ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टीवीके नाम आपको याद रखना है। टीवीके पार्टी इन्होंने बनाई थी और जीत हासिल की यहाँ पे। अगले सवाल पर आते हैं, विच गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ओथ टू विजय? शपथ किसने दिलवाई? शपथ राज्यपाल ने दिलवाई। और राज्यपाल कौन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। आर.एन. रवि, बनवारी लाल पुरोहित, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर या सीपी राधाकृष्णन आर्लेकर? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इसके अलावा जो भी राज्यों में अभी इलेक्शंस में उन सबके गवर्नर के नाम, उनके मुख्यमंत्री के नाम जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तमिलनाडु के गवर्नर हैं मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जिन्होंने शपथ दिलवाई मुख्यमंत्री विजय को। इसी के साथ असम के भी आप देखेंगे मुख्यमंत्री बने हैं, हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। एक सेपरेट वीडियो लॉन्च किया जा चुका है मई मंथ की स्टार्टिंग की न्यूज़ का, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि और राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, मई मंथ में एक और न्यूज़ आई, भारत की ओर से किस व्यक्ति ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की यात्रा की? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर या अमित शाह? अभी हाल में ही। तो ये क्वेश्चन एग्रीमेंट सेक्शन से बन सकता है, विजिट से बन सकता है। तो आंसर होगा यहाँ पर एस जयशंकर, जो कि देश के विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है त्रिनाद टोबैगो की यात्रा की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं इस कंट्री के साथ भारत ने कौन कौन से समझौते किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। भारत और त्रिनाद टोबैगो के बीच 2026 में समझौतों में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? इस तरह के सवालों में भी कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा एग्रीमेंट शामिल नहीं था, और कई बार एग्ज़ाम में ये नहीं वर्ड हमें दिखता ही नहीं है या हम देखते ही नहीं है और क्वेश्चन वहीं पर रॉन्ग हो जाता है। एक एक सवाल की बड़ी महत्ता होती है एग्ज़ाम में, सिलेक्शन होने और रिजेक्शन होने में एक एक नंबर का बड़ा ही योगदान है। तो हमें कोशिश करनी है कोई भी सवाल जो है सिली मिस्टेक से गलत ना हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन दिए हैं वेक्टर कंट्रोल। यहाँ पर वेक्टर कंट्रोल का मतलब पेस्ट कंट्रोल से है, आयुर्वेदा, न्यूक्लियर कॉपरेशन या टूरिज्म। तो इसमें जो एग्रीमेंट शामिल नहीं है वो है आपका न्यूक्लियर कॉपरेशन का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बाकी वेक्टर कंट्रोल यानी पेस्ट कंट्रोल, आयुर्वेद और पर्यटन, इन सब के एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर कॉपरेशन का एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, बाकी एग्रीमेंट साइन हुए हैं। टोटल 8 एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुए हैं। कितने एग्रीमेंट? 8 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। किसके बीच? इंडिया त्रिनाद टोबैगो के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुए हैं। 8 तरह के एग्रीमेंट जो कि हेल्थ को हैं, पर्यटन को लेकर हैं, आयुर्वेद, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेस्ट कंट्रोल को लेकर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एस जयशंकर और कमला प्रसाद बसेसर ने संयुक्त रूप से नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर की शुरुआत कहाँ पे की है? पोर्ट ऑफ स्पेन, नेल्सन आइलैंड, पेनल या फिर टोबैगो? तो एक सेंटर स्टैब्लिश किया गया है, नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो जाएगा पिनल। यहाँ पर एक शहर है पिनल, जहाँ पर उन्होंने कृत्रिम अंग जो होते हैं उसका सेंटर जो है लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा पिनल।
चलिए, कई बार हम देखते हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स को जब हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो मेमोरी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो इंटरनेशनल अफेयर्स को आप हमेशा मैप में देखकर पढ़ें, उसको याद करिए, तो चीज़ें थोड़ा-सा याद रखने में आपको आसानी होगी। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्ल्ड मैप में त्रिनयत टोबैगो कहाँ पर एग्ज़िस्ट करता है, जहाँ पर ये न्यूज़ हमने देखी। और इस कंट्री के बारे में भी थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है कि इस कंट्री में भी आप देखेंगे तो इसकी जो कैपिटल करेंसी है अक्सर पूछ लेता है। तो ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो 2 आइलैंड हैं, बट ये कंट्री हैं, कंट्री एक ही है, बट ये त्रिनिदाद टोबैगो 2 तरह के आइलैंड हैं। और पोर्ट ऑफ स्पेन जो है इसकी यहाँ पर राजधानी है। पोर्ट ऑफ स्पेन इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जिसने अभी कुछ साल पहले पीएम मोदी को हाईएस्ट ऑनर भी दिया है। और अभी हाल में पीएम मोदी को और भी देशों ने हाईएस्ट ऑनर दिया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो करेंसी है इसकी डॉलर, त्रिनिदाद टोबैगो, जहाँ पर 8 समझौते हुए अलग-अलग सेगमेंट के। तो करेंसी है यहाँ पर डॉलर और राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम जरूर देख लीजिए, कमला प्रसाद बसेसर और क्रिस्टिना कानगोलो, ये यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। और कमला प्रसाद बसेसर का नाम, इन दोनों का नाम हमें याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का नाम हमें पता होना चाहिए। चलिए, मई 2026 में बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु वाज इलेक्टेड न्यू पीएम ऑफ बुल्गारिया? रोजन जेलेंको, रुमेन रादेव, बैक्यू बेरिस्टोव या निकोलाई डेनिकोव? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रुमेन रादेव, जिनको अभी हाल में बुल्गारिया का नया पीएम बनाया गया है। बुल्गारिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। आपने बताइए इस साल बुल्गारिया किस लिए चर्चा में रहा? काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है एग्ज़ाम में। तो बुल्गारिया जो है एक ऐसा देश है जो यूरो जोन के अंदर शामिल हुआ है। यूरो जोन के अंदर शामिल होने वाला नया देश है बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 से इसको मेंबरशिप मिल गई है यूरो कंट्री की। ये भी हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। बुल्गारिया अडॉप्ट द यूरो और कुल मिलाकर 21 कंट्री हो चुके हैं यूरो जोन के अंदर। यूरो जोन में 21 कंट्री हो चुके हैं बुल्गारिया को मिलाकर। ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको ध्यान रखना है। 21 मेंबर्स यूरो जोन के अंदर, नया मेंबर बुल्गारिया। तो बुल्गारिया के नए पीएम का नाम याद रखना है, रुमेन रादेव नाम है इनका, और इनकी पार्टी है प्रोग्रेसिव बुल्गारिया पार्टी, जो अभी बने हैं देश के नए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसी भी देश के हों, अगर वो अपॉइंट हो रहे हैं, हाल फिलहाल में न्यूज़ में हैं, तो उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मई मंथ के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको देखा। कोशिश की गई है कि इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया जाए। और आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका वो मई मंथ की तीसरी हफ्ते की इम्पोर्टेंट न्यूज़ से जुड़ा हुआ होगा। और कोशिश करेंगे न्यूज़ को क्वेश्चन के फॉर्मेट में रखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ना और आंसर देना और याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस समय जो हम मेहनत करेंगे, इस समय जो हम एफ़र्ट करेंगे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, यही वो एफ़र्ट होगा जो हमें दूसरों से आगे निकाल सकता है, दूसरों से लीड दिला सकता है। जब तक आप लीड नहीं लेंगे तो आपका स्कोर आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज का जो एफ़र्ट है आपका, निश्चित रूप से इस बार सफलता में कन्वर्ट होगा। इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करेंगे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।